नमस्कार साथियों, बाइक ग्रुप ही चैनल पर फिर से आप लोगों को और एक नए वीडियो में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग अपने जीवन में खुश होंगे, मस्त होंगे और मौज में भी होंगे। हमने आज फिर बॉलीवुड की बैकग्राउंड से जुड़ी हुई और एक रियल किस्से से आप लोगों को रूबरू करवाने वाले हैं। बॉलीवुड की बैकग्राउंड में अनगिनत किस्से कहानियाँ छुपी हुई होती है जो कि हम जन तक नहीं पहुँच पाते हैं। हमारे चैनल पर हम कोशिश करते हैं उन्हीं किस्से कहानियों को आपके सामने लाने की। तो चलिए कहानियों पे चलते हैं, शुरू करते हैं बॉलीवुड की बैकग्राउंड से जुड़ी हुई और एक नए किस्से। मधुबाला, जिन्हें देखकर शम्मी कपूर अपने डायलॉग तक भूल जाते थे। मधुबाला एक बहुत अच्छी अभिनेत्री थी, लेकिन उनके अभिनय से कहीं अधिक चर्चा उनकी खूबसूरती की होती रही है। फिल्म इंडिया के संपादक बाबूराव पटेल कहा करते थे, मधुबाला भारतीय फिल्म उद्योग की सबसे प्रतिभाशाली, बहुमुखी और सबसे सुंदर अभिनेत्री थी। उनको भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की विनस कहा जाता था। अपने जमाने की मशहूर अभिनेत्री बेगम पारा कहती थी, कभी कभी मुझे मधुबाला की झलक मिल जाती थी जब वो सुबह वॉक के लिए जाया करती थी। अगर आपकी नज़र उनके चेहरे पर पड़ जाती थी तो आपका दिन बन जाया करता था। निरपराय का मानना था कि सिर से लेकर पैरों के नाखून तक उनका शरीर पूरी तरह से परफेक्ट था, उसमें कोई भी दोष नहीं था। मीनू मुमताज कहती थी, उनकी त्वचा इतनी गोरी थी कि अगर वो पान खाती थी तो आप देख सकते थे कि लाल रंग उनके गले के नीचे जा रहा है। मधुबाला के साथ रेल का डिब्बा फिल्मों में काम करने वाले शम्मी कपूर उन्हें देखते ही अपना डायलॉग भूल बैठे थे। मशहूर पत्रकार बीके कंजरिया ने अपनी आत्मकथा काउंटिंग माई ब्लेसिंग्स में लिखा था, उनके किसी भी फोटो ने उनकी असाधारण सुंदरता के साथ न्याय नहीं किया है। देवानंद थे मधुबाला की खिलखिलाती हुई हंसी के मुरीद। अभिनेता देवानंद को मधुबाला की खिलखिलाती हुई हंसी सबसे ज्यादा पसंद थी, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि उनमें कोई कमी नहीं थी। खतीजा अकबर ने मधुबाला की जीवनी द स्टोरी ऑफ मधुबाला में लिखा था, अपने पिता के प्रति उनकी निष्ठा, सही समय पर सही फैसला न ले पाना और अत्यधिक भावुक प्रवृत्ति ने उनके जीवन को जटिल बना दिया था और जिसके कई बुरे परिणाम उन्हें झेलने पड़े थे। मधुबाला का असली नाम मुमताज जहां बेगम देहलवी था। उनका जन्म 14 फरवरी 1933 को दिल्ली में हुआ था। 9 साल की उम्र में उन्होंने अपना फिल्मी करियर शुरू किया था और उनकी पहली फिल्म थी बसंत। इस फिल्म की शूटिंग के बाद मुमताज दिल्ली वापस चली गई। फिर देविका रानी ने फिल्म ज्वार भाटा में रोल देने के लिए मुमताज को दिल्ली से बुलवा भेजा। बाद में मुमताज ने ये रोल किया नहीं, लेकिन उनके पिता ने मुंबई में बसने का फैसला कर लिया था। उन्हीं दिनों मशहूर निर्देशक केदार शर्मा ने एक फिल्म शुरू की, बेचारा भगवान, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी कमला चटर्जी को हीरोइन बनाया, लेकिन अचानक कमला का निधन हो गया और फिल्म रुक गई। सदमे से उबरने के बाद केदार शर्मा ने ये फिल्म बनाने का फैसला किया और बाल कलाकार मुमताज को अपने असिस्टेंट राज कपूर के साथ बतौर हीरोइन ले लिया और मुमताज का नाम बदलकर मधुबाला रख दिया। फिल्म का नाम भी बदलकर रखा गया नील कमल। सन 1949 में मधुबाला की फिल्म महल ने उन्हें नए नए आज़ाद हुए मुल्क के नौजवानों के सपनों की मलिका बना दिया। राजकुमार केशवानी अपनी किताब दास्तान-ए-मुग़ल आज़म में लिखते हैं, झूले पर झूलती हुई एक शेख हसीना और बार बार पास आकर भी नजरों से ओझल होता वो परिनुमा चेहरा। इस फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर सफलता के झंडे तो गाड़े ही, लेकिन उसी के साथ मधुबाला को किसी भी फिल्मों की सफलता की गारंटी भी बना दिया। हॉलीवुड में थी रोल मिलने की संभावना। इस बीच न्यूयॉर्क की थिएटर आर्ट्स पत्रिका ने एक लेख के साथ मधुबाला का चित्र छापा, जिसका शीर्षक था, दुनिया की सबसे बड़ी स्टार जो कि बेवरली हिल्स में नहीं रहती है। 3 बार के ऑस्कर विजेता फ्रैंक कपरा एक फिल्म समारोह में भाग लेने मुंबई आए। मूवी टाइम्स के संपादक बीके कंजरिया अपनी पत्रिका का एक अंक लिए कपरा का इंटरव्यू लेने गए। उस पत्रिका के मुख्य पृष्ठ पर मधुबाला की तस्वीर छपी हुई थी। कंजरिया अपनी आत्मकथा में लिखते हैं, कपड़ा ने पत्रिका देखते ही मुझसे पूछा, ये लड़की कौन है? क्या ये वाकई इतनी सुंदर है? क्या मैं इससे मिल सकता हूँ? मैं उसे हॉलीवुड में रोल दिलवा सकता हूँ। ताज होटल में मधुबाला के साथ एक मीटिंग तय कराई गई। कंजरिया ने बहुत उत्साहित होकर ये बात मधुबाला के पिता अताउल्ला खां को बताई।
कजरिया ने लिखा, ये कहते हुए उनके पिता ने सारे मामले पर पानी फेर दिया कि मधुबाला को कांटे छुरी से खाना नहीं आता, इसलिए वो इस मीटिंग में नहीं जाएगी। अगर उन्होंने मेरी बात मान ली होती तो मधुबाला को पूरी दुनिया में एक पहचान मिल गई होती। दिलीप कुमार और मधुबाला एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन मधुबाला के पिता को दिलीप कुमार की परछाई तक पसंद नहीं थी। उनको उनके नाम से तक परहेज था। बी.आर. चोपड़ा की फिल्म नया दौर में दिलीप कुमार के साथ नायिका की भूमिका के लिए पहले मधुबाला को चुना गया था। मुंबई में इस फिल्म की शूटिंग की जानी थी, लेकिन बाद में निर्माता बी.आर. चोपड़ा को लगा कि इसकी शूटिंग भोपाल में भी करना जरूरी है। खतीजा अकबर लिखते हैं, मधुबाला के पिता अताउल्ला खान ने अपनी बेटी को बम्बई के बाहर शूटिंग करने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। उन्हें लगा कि बम्बई से बाहर जाने पर मधुबाला और दिलीप कुमार के बीच प्यार और परवान चढ़ेगा, इसलिए वो इसके लिए राजी नहीं हुए। तब तक फिल्मों की 10 दिन की शूटिंग हो चुकी थी। इसके बावजूद बी.आर. चोपड़ा ने मधुबाला की जगह बैजयंतीमाला को फिल्मों में ले लिया। वहीं से दिलीप कुमार और मधुबाला की जोड़ी अलग हो गई। इस मामले को बी.आर. चोपड़ा अदालत में ले गए, जिससे दिलीप कुमार और मधुबाला के बीच इतनी कड़वाहट आ गई कि दोनों के संबंध खराब हो गए। दिल में छेद होने के बावजूद कड़ी मेहनत। मधुबाला को बचपन से ही दिल की बीमारी थी। उनके दिल में छेद था। उस समय तक उस बीमारी का कोई इलाज नहीं था। बीमारी के बावजूद उन्होंने मुगले आजम फिल्मों की शूटिंग पूरी की। उनमें अपने काम के लिए गजब का समर्पण था। मुगले आजम के असिस्टेंट डायरेक्टर सुल्तान अहमद बताते हैं कि आपको याद होगा फिल्मों का पहला सीन, जिसमें मधुबाला को भूत बनाकर खड़ा किया गया था। मधुबाला जड़ी के काम से लदे भारी भरकम कपड़ों के वजन के साथ वो शॉट ओके होने तक घंटों झुलसा देने वाली गर्मी के बीच बिना किसी शिकायत के खड़ी रही। फिल्मों के आखिरी सीन में मधुबाला ज्यादातर लोहे की भारी भरकम जंजीरों में जकड़ी होती है। राजकुमार केशवानी लिखते हैं, जंजीरें इस कदर भारी थी कि वो जब जब उन्हें पहनकर खड़े होने की कोशिश करती तो घुटनों के बल गिर पड़ती, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपनी पूरी ताकत लगाकर काम को अंजाम दिया। इन जंजीरों का बोझ मधुबाला के वजन से भी ज्यादा था, जिन्हें पहनकर चलना बेहद आजमाइश और तकलीफ का काम था। उनका इलाज करने वाले बम्बई के चोटी के हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जाल वकील ने उन्हें आगाह किया था कि वो बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम ना करे और फिल्मों में नाच का सीन तो ना ही करे। खतीजा अकबर लिखते हैं, यह ताज्जुब की बात है कि उनके ऊपर कोई प्रतिबंध लगाने वाले उनके पिता अताउल्ला खान ने उनको कम फिल्में लेने के लिए बाध्य नहीं किया। उनके काम के बोझ को कम करने की कोशिश नहीं की गई। उन्होंने गेटवे ऑफ इंडिया और मुगले आजम फिल्मों की रात में भी शूटिंग की। किसी भी निर्माता ने मधुबाला के काम के बोझ को कम नहीं किया। नाचना, पानी में भीगना और पैरों में जंजीर पहनकर चलना, मधुबाला ने सब कुछ किया। कई बार ऐसा भी हुआ कि वो काम करते करते बेहोश हुई, लेकिन ठीक होते ही उन्होंने फिर काम करना शुरू कर दिया। किशोर कुमार से बेमेल शादी। उन्होंने पहले ही एक शादी कर चुके किशोर कुमार से शादी करने का फैसला किया। किशोर इलाज के लिए उन्हें लंदन ले गए। डॉक्टरों ने उन्हें भारी और तनाव वाला काम करने से मना किया। उनको बच्चे ना पैदा करने की सलाह दी गई। डॉक्टरों ने उन्हें ठीक हो जाने की कोई उम्मीदें नहीं दिखाई। उनको बताया गया कि वो 10 साल भी जीवित रह सकती है और 1 साल में भी उनकी मौत हो सकती है। वही इस एहसास के साथ मुंबई लौटी कि उनके पास बहुत अधिक समय नहीं बचा है। अपने जीवन के अंतिम 9 साल वो तिल तिल कर मरती रही। मधुबाला की बहन मधुर ने खतीजा अकबर को बताया था। लंदन से लौटते ही किशोर कुमार उन्हें हमारे घर ले आए। उन्होंने कहा कि वो बहुत व्यस्त है और मधुबाला के लिए उनके पास समय नहीं है। मधुबाला को इसका बहुत बुरा लगा। वो गंभीर रूप से बीमार थी। उनको उस समय अपने पति की जरूरत थी। किशोर कुमार ने उनके इलाज का सारा खर्चा उठाने की पेशकश की, लेकिन क्या ये काफ़ी था? किशोर उनसे फ़ोन पर बात करते, लेकिन धीरे धीरे किशोर का उनसे मिलने आना कम होने लगा। खतीजा अकबर लिखते हैं, ये एक बेमेल शादी थी जो जल्दबाजी में की गई थी। इस शादी से उन्हें कभी खुशी नहीं मिली। मधुबाला को किशोर से अत्यधिक प्रेम की दरकार थी जो उन्हें उनसे नहीं मिला। अंत तक बना रहा सौंदर्य और आकर्षण।
मधुबाला का किशोर कुमार से शादी करने का कारण प्यार नहीं था। किशोर कुमार की तीसरी पत्नी लीना चंदावरकर का मानना था कि जब मधुबाला को इस बात का एहसास हो गया था कि दिलीप कुमार से उनकी शादी नहीं होने वाली, तो उन्होंने ये जताने के लिए कि वो किसी से भी शादी कर सकती है, उन्होंने एक ऐसे शख्स से शादी की जिन्हें वो ठीक से जानती भी नहीं थी। मधुबाला का किशोर कुमार से शादी करने का जो भी कारण रहा हो, प्यार उसका कारण नहीं था। उनके अंतिम समय में दिलीप कुमार उनसे मिलने गए। उनका कहना था बीमारी की हालत में भी वो उतनी ही आकर्षक लग रही थी। उनसे मिलने वालों में बीके कंजरिया भी थे। उन्होंने लिखा, उनका चेहरा पीला पड़ा हुआ था, वो कमजोर जरूर हो गई थी, लेकिन वो तब भी सुंदर लग रही थी। अपने 36वें जन्मदिन के 9 दिन बाद 23 फरवरी 1969 को मधुबाला ने मौत के साथ संघर्ष छोड़ दिया और हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद ली। दिलीप कुमार उस समय मद्रास में गोपी फिल्मों की शूटिंग कर रहे थे। जब वो उस शाम बम्बई पहुंचे तब उन्हें मधुबाला के निधन की खबर दी गई। तब तक उनको दफनाया जा चुका था। दिलीप उन्हें अंतिम विदा देने कब्रिस्तान पहुंचे, फिर वो वहां से अपनी संवेदना व्यक्त करने मधुबाला के घर गए। धन्यवाद साथियों, आज के इस वीडियो में हमने बॉलीवुड के खूबसूरत हीरोइन दिवंगत एक्ट्रेस मधुबाला की जिंदगी से जुड़ी हुई किस्से को आपके सामने रखने की कोशिश की है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर आप नए आए हैं प्लीज एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।